है कि एक चैप्टर और पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन हो जाएं ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चाहे वो बोर्ड लेवल का करें या जेई लेवल का करें या नीट लेवल का करें, आप कम से कम अटैम्प्ट ले पाएँ। या फिर अगर आपसे नहीं होता है तो जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं या सॉल्यूशन है तो उसको देख के आप समझ पाएँ। तो कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम ना रहे, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहें, ये पर्पस है आज की क्लास का। तो ड्यूअल नेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी और इसी को फिनिश करेंगे। ड्यूअल नेचर में पढ़ना क्या क्या होता है वो ज़रा देखें पहले। तो देखो भाई, ड्यूअल नेचर में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फोटोन मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा समझ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब आप समझते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली। और फोटोन मॉडल मीन्स फोटोन पिक्चर ऑफ रेडिएशन। और हम लोगों को देखने पड़ेंगे ड्यूअल नेचर, जो कि यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस पे डी ब्रोगली साहब का कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये हमें देखने हैं। यही है मेनली सिलेबस में, फोटोन मॉडल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, आइंस्टीन साहब का एक्सप्लेनेशन, इस पे देखने हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ्स देखने हैं। मतलब मेन 3 सब टॉपिक्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड ग्राफ, फोटोन पिक्चर ऑफ रेडिएशन, और फोटोन मॉडल में जो जो मेन पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग फोटोन्स वो जानने हैं, और डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। इसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो आजकल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, और जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड में चलेंगे थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में चलेंगे और ये देखेंगे। तो बैकग्राउंड में क्या है भाई, कि आखिर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते कैसे कैसे हैं। अगर किसी मेटल से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, किसी भी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन का 3 मेथड हो सकता है भाई। इलेक्ट्रॉन एमिशन का 3 मेथड हो सकता है। चाहे तो हम लोग फील्ड एमिशन करवा लें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग इमिट करा लें, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा दें भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा लें, या फिर हम लोगों का एक होता है थर्मल एनर्जी से, यानी कि थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन थर्मल एनर्जी से, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 3 तरह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड, कैन बी इजेक्टेड, कैन बी टेकन आउट फ्रॉम ए मेटल। मेटल से निकालने के 3 मेथड्स हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो पॉइंट है, सबसे पहली बात यह है कि इसको, इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल, किसी भी मटेरियल से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें परमानेंटली, पुल आउट करना चाहें परमानेंटली, तो एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा। इससे मिनिमम, इससे कम एनर्जी अगर देने से हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एनर्जी हम लोग थर्मली दें, चाहे हम लोग सनलाइट इंसिडेंट करा के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए सनलाइट से एनर्जी दें, फोटोन से एनर्जी दें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इतना फोर्स लगाएं कि सफिशिएंट एनर्जी मिले कि वो बाहर निकल आए। जैसे भी दें, जिस मोड में एनर्जी दें, बट सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब किसी का वर्क फंक्शन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, जैसे भी करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इससे कम में एनर्जी नहीं निकलेगा, और इससे ज़्यादा अगर हम लोग एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये 3 तरह के बैकग्राउंड में हम लोगों को थोड़े से जानने हैं इंट्रोडक्टरी बात, और मेन जो काम करने हैं वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करने हैं। बट वी कैन हैव 3 मेथड्स थ्रू विच वी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या है भाई, देखो, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है भाई, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाई एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन, सबको मालूम है, ऑफ द मेटल, एंड इट इज डिनोटेड बाई वर्क फंक्शन फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। और ये वर्क फंक्शन का वैल्यू, अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हों, मान लो फोटोन से एनर्जी आ रहा हो, फोटोन से एनर्जी, तो याद होगा फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, एच न्यू बोले या एच सी बाई लैम्डा बोले, भाई बात एक ही है, क्योंकि सी होता है न्यू लैम्डा। ई एम वेव
में फोटोन की बात करें, लाइट वेव की बात करें, तो लाइट में फोटोन्स जो हैं वो तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा भाई 3 × 10⁸ ये है। और फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इस तरह से c = न्यू लैम्डा है, इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चाहें तो c/λ लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू c/λ लिख करके hc/λ या E = hν। इतना एनर्जी तो कम से कम इसको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देना है दैट इज hν, जो एनर्जी ये लेके आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इसलिए वर्क फंक्शन तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है hν0। न्यू0 को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल हो पाए उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोलेंगे भाई। मिनिमम फ्रीक्वेंसी by which we can eject electron is known as threshold frequency। ठीक है, तो वर्क फंक्शन hν0 बोल सकते हैं या hc/λ0 बोल सकते हैं। तो वर्क फंक्शन के बारे में तो भाई ये तो है ही कि वर्क फंक्शन इतना एनर्जी मिनिमम देने पड़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन इमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस। इन 3 प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर सकते हैं। पहला है क्या? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या कहता है भाई? तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सूटेबली। मतलब हीटिंग करते हैं, मतलब एक एलिमेंट ले लिया हमने, मान लो मेटेलिक, और इससे हमने करंट पास कराया। करंट पास होने से मान लो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन को जब सफिशिएंट एनर्जी मिलेंगे तो ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन निकला है, ऐसा समझते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो थर्मियोनिक एमिशन हुआ। दूसरा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ, यही तो हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। तो ये तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है डिटेल में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थर्ड क्या है भाई? तो थर्ड मेथड ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है भाई? तो ये जरा समझ लो इधर। अगर ये मान लो मेटल है, हम लोग क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है इस पर ये पुलिंग फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट वर्ड में है तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज इट विल एक्सपीरियंस फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। और इस तरह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा भाई? तो ये फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको मालूम ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड में है इसलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लेफ्ट वर्ड में है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो फील्ड के अपोजिट में ये फोर्स लग रहा है। ये फोर्स जैसे जैसे फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ता रहेगा। और जब इतना हम लोग फील्ड का वैल्यू स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा कर दें कि ये जो पुलिंग फोर्स है इसको मेटेलिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट पुल आउट कर दे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के फिनोमेना को बोलते हैं फील्ड एमिशन। वी आर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू अप्लाइंग ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड एमिशन क्या है? और कोल्ड कैथोड एमिशन क्या है भाई? कि वो कोल्ड रहे, मीन्स टेम्परेचर भी नहीं हाई किए और निकाल दिए इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इसको हम लोग फील्ड एमिशन बोलते हैं। तो ये थर्ड मेथड ऑफ है, लेकिन हम लोगों को जानना है मेनली जो मेन यूज़ कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बैकग्राउंड में चले गए 3 मेथड ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे पॉइंट पे आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबको पता है भाई, इसी को तो आज मेन देखने हैं हम लोग को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और इस पर थोड़ा सा हम लोग और डिस्कशन करें, फिर और पॉइंट्स को हम लोग देखते चलेंगे एक एक करके। तो देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होगा भाई? तो एक मेटल सरफेस लेंगे, इसको हम लोग कैथोड भी बोलते हैं, मेटल कैथोड समझें। और इस पर हम लोग क्या करते हैं? तो लाइट इंसिडेंट कराते हैं। लाइट इस पर इंसिडेंट कराएं, एक वैक्यूम चैम्बर भी बना सकते हैं ऐसे करके, ऐसे समझ लो। इस तरह से ये कैथोड है, इस पर लाइट इंसिडेंट होगा इस विंडो के थ्रू। ये वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक चैम्बर है ये जिसमें वैक्यूम है, बिल्कुल कोई गैस नहीं है। और यहाँ पे एक विंडो है, ग्लास विंडो, थ्रू विच लाइट कैन इंसिडेंट ऑन द कैथोड। ये कैथोड पे इंसिडेंट हो सकता है लाइट, मेटल का कैथोड बना हुआ है ये।
और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक एनोड भी ला रखा है, एक एनोड भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है। और इस तरह से समझो ये वायर लगा हुआ है और इसको हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं थ्रू वेरिएबल वोल्टेज हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इस स्टडी करने में क्या है कि सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इट मीन्स इंसिडेंट एनर्जी जो कि hc/λ है या बोलें कि hν है, दिस विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन कितना होता है? hν0 होता है। वर्क फंक्शन कितना होता है भाई? तो वर्क फंक्शन तो hν0 होता है, hν0 बोले या फिर hc/λ0 बोले, बात एक ही है। इट मीन्स अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने हैं तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा है तो इसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके इंसिडेंट होगा, और जब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके इंसिडेंट होगा तो इसको तो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके, उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है निकलने के लिए। सरफेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका अगर वर्क फंक्शन है तो इट मीन्स 7 का स्ट्राइक करेगा, तो सरफेस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दे देगा, वर्क फंक्शन में समझो खर्च हो जाएगा मेटल से बाहर निकलने में, बाकी 2 का बैलेंस काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ऐसा आइंस्टीन साहब ने पहले बताया था। खैर अभी उसका डिटेल हम लोग बाद में अगले जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब समझेंगे। अभी पहले इंट्रोडक्टरी बात हो रही है। तो व्हेन एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन द इंसिडेंट फोटोन विल बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे और अंदर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर, तो यहाँ पे कुछ कोलिजन के थ्रू हमारे एनर्जी वेस्ट भी होंगे और इसलिए इनका जब इजेक्शन होगा तो वो थोड़ा कम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे। इट मीन्स इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी 0 से अप टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? तो वो होगा सरफेस इलेक्ट्रॉन का। और वो कितना होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो, जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनका काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कम से कम 0 भी तो हो, जस्ट निकले, या उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम जो हो सकता है कितना, Kmax जो हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हो सकता है कि कितना हमारा एनर्जी आया फोटोन से और वर्क फंक्शन में कितना खर्च हुआ। जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी काइनेटिक लेके निकलेंगे। तो hν माइनस वर्क फंक्शन, hν जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ये वाला इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन का इंसिडेंट एनर्जी, ये इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को समझो मिला, इंसिडेंट एनर्जी विद फोटोन, जो फोटोन के साथ ये एनर्जी आता है और ये हमारा वर्क फंक्शन है। तो ये जो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, 7 लेके आए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा सरफेस इलेक्ट्रॉन। दिस इज वैलिड फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन ओनली, सरफेस इलेक्ट्रॉन को ही इतना एनर्जी मिलेगा। अच्छा ठीक है भाई, तो ये लेके निकलेगा, ये इन जनरल काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इतना से लेकर 0 तक में कुछ भी हो सकता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे तो कुछ तो अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, कोलिजन में ही सारा एनर्जी खत्म हो गया तो वो तो निकल भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई निकला तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को एनोड पे जब कलेक्ट होगा तभी हमारा ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल हमने ऐसे लगा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है और करंट समझो इस तरह से सेट करना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेंगे वो यहाँ पे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर लॉस भी हो सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेंगे। एनोड पे जो पहुंचेंगे वो तो कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही एनोड से पहुंचा वायर कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को इधर भेजना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो भैया इस तरह से मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्किट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कलेक्ट होंगे जो ऐसे आएंगे और इस तरह से करंट बन जाएगा। करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट इस तरह से सेट हो जाएगा इसमें ऐसे, और इलेक्ट्रॉन चल
रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे और करंट हमारा है ऐसे। इस करंट को बोलेंगे करंट कौन सा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हों, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हों, इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन मान लो कलेक्ट हो रहे हों, तो ये जो करंट बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा और वो करंट बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इससे कंस्टिट्यूट हुआ है ये करंट, इसलिए इस करंट को क्या बोलेंगे भाई, तो दिस करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और ये हमारा वेरिएबल वोल्टेज है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐसे एरो लगा दिया, मीन्स वेरिएबल वोल्टेज है। अब ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके और देखा गया लैब में, एक्सपेरिमेंट में, कि भाई कितना करंट स्टेबलिश्ड हो रहा है। मीन्स यहाँ पे हम लोग चाहें तो एक माइक्रो एमीटर लगा सकते हैं या मिली एमीटर लगा सकते हैं और एमीटर लगा करके देख सकते हैं कि इसमें कितने करंट आ रहे हैं और ये वोल्टेज कितना अप्लाई किया। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। भाई वोल्ट मीटर लगा दिया जो ये बताएगा कि कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया। ये सेल का समझो कि ये कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, एनोड और कैथोड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई कर रहे हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ करंट हमें मिलेगा। ये जो अप्लाइड वोल्टेज ये है, तो इसको मेज़र करने के लिए कि कितना है ये अप्लाइड, क्योंकि ये तो वेरी करते रहोगे तो ये वोल्टेज बताता रहेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है। तो सर्किट को सिंपल करने के लिए अभी वोल्ट मीटर मैं हटा रहा हूँ। वोल्ट मीटर जो कनेक्शन दिखा दिया, इसे मान लो वोल्ट मीटर नहीं है तो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो पिक्चर जो है वो डायग्राम साफ रहे इसलिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, सडन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सेल वैल्यू, और उससे हमें करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। अब इसमें 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं भाई। अब इसमें देखो 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, वो जरा हम लोग समझ लें। ये 4 फैक्ट क्या थे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व किए गए। ये 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, मैं याद दिला देता हूँ भाई। नंबर 1 बात, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो इंटेंसिटी का ये देखा गया इफेक्ट कि अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसका अगर हम लोग देखें कि इंसिडेंट रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी हम लोग चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं भाई, इंटेंसिटी अगर हम लोग चेंज करें तो इसमें कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो वो चेंज होता है तुम्हारा सैचुरेशन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये चेंज होता है। मतलब जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो अब 10 से मान लो डबल हमने इंटेंसिटी किया तो यहाँ पे 10 के बदले में 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलने लग गए। पहले क्या होता था, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलते थे, अब 20 हो गए। क्यों, क्योंकि पहले इंटेंसिटी हमने कम रखा था और अब इंटेंसिटी जो I' हो गया वो डबल कर दिया हमने। तो जब डबल करते हैं इंटेंसिटी तो देखा गया ये कि हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने, डबल इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। और पहले 10 में से 6 अगर कलेक्ट था तो अब 20 में से 12 कलेक्ट होने लग गए। मींस सैचुरेशन, ये जो करंट है हमारा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो भी डबल हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखा गया कि इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है करंट। करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये देखा गया इंटेंसिटी का इफेक्ट। और ये देखा गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो ये निकलने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो केमैक्स का वैल्यू ये हमारा डिपेंड नहीं करता था किस पे, इंटेंसिटी पे। तो फर्स्ट इफेक्ट था इंटेंसिटी वेरिएशन से क्या इफेक्ट है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन का फैक्ट ये देखा गया कि इंटेंसिटी हमने डबल किया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डबल हो गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो भी हमारा डबल हो गया। मीन्स ये प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है करंट। या फिर बोले नंबर ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बट केमैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नहीं है, ये डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से। केमैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी,
मीन्स इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी हमारा कुछ भी इंसिडेंट है, जो भी हमारा लाइट है उसके इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है किसको, के मैक्स को। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट फर्स्ट फैक्ट था, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट था इंटेंसिटी का क्या चेंजेज हो रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा। अब दूसरा हम लोग देखने चले भाई सेकंड फैक्ट क्या था। तो सेकंड फैक्ट मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। सेकंड फैक्ट था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट क्या था। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ये देखा गया कि अगर हम लोग इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी चेंज करें, इंसिडेंट वेव जो आ रहा है इस पे इंसिडेंट कर रहा है उसका मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, फोटोन अब ज़्यादा एनर्जी लेके आएगा। तो ये देखा गया कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो इससे के मैक्स चेंज होता है। और ये बोला गया भाई कि के मैक्स हमारा इंक्रीज हो जाता है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो के मैक्स इंक्रीज होता है। लेकिन एक चीज़ ये देखा गया भाई कि हमारा करंट का वैल्यू, करंट वैल्यू ऐसा बोले, करंट ही लिखते हैं, तो करंट वैल्यू देखा गया कि करंट को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखा गया कि करंट का वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करता है। के मैक्स हमारा डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, बट हमारा करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो सेकंड फैक्ट तो ये है। अच्छा भाई, अब थर्ड फैक्ट की बात करें तो थर्ड फैक्ट की ये बात है भाई, थर्ड नंबर थर्ड फैक्ट है कि कोई टाइम लैग नहीं होता। इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस है। जैसे ही इंसिडेंट हुआ तुरंत इजेक्शन हुआ, टाइम डिले इज ऑलमोस्ट जीरो। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, तुरंत होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, और होना है तुरंत होगा। कोई डिले नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है, टेंडिंग टू जीरो टाइम लैग है समझो। और फोर्थ फैक्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हुआ, फ्रीक्वेंसी हमारा सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुआ, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस, फोर्थ फैक्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है जिसके बियॉन्ड हमारा कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं। फर्स्ट फैक्ट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या देखा गया कि इंटेंसिटी जितना चेंज करोगे प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड चेंज होंगे। डबल किया इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डबल अमाउंट में, डबल नंबर में निकलेंगे और डबल नंबर में कैप्चर भी होंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी देखा गया। बट के मैक्स जो है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी था। और फ्रीक्वेंसी का अगर चेंज करते हैं तो देखते हैं कि के मैक्स हमारा तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, के मैक्स हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से भी 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो नहीं चेंज होते। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सिर्फ ये होता है कि अब फोटोन ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो कम किया तो कम एनर्जी लेके आ रहे हैं, और कम एनर्जी मिलेगा तो कम के मैक्स हो गए, जो ज़्यादा एनर्जी लेगा तो ज़्यादा के मैक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट था के मैक्स पे, नॉट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड फैक्ट, नो टाइम डिले, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी से बिलो अगर है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं जिसको कि हम लोगों ने धीरे धीरे एक्सप्लेन करना चाहा, तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, और आइंस्टीन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर कौन सा भाई? तो पार्टिकल नेचर है क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी फोटोन लेके जा रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग समझें फोटोन पिक्चर ऑफ रेडिएशन।
तो आइंस्टीन साहब का कहना था भाई कि फोटोन पिक्चर ऑफ रेडिएशन तुम यूज़ करो और साथ में एक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अभी पर्पस था 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट में आएगा अपने आप। तो इन चारों फैक्ट को हम लोग को ऑब्जर्व करके रखने हैं। जो भी केमैक्स है उससे कम ही एनर्जी मिलेगा या मैक्सिमम केमैक्स तक मिलेगा। मैक्सिमम किसको केमैक्स वाला एनर्जी मिलेगा भाई? तो सरफेस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और ज़ीरो भी मिल सकता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ये इस तरह से चलेगा काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारे पॉइंट्स थे, अब इसको मैं हटा रहा हूँ भाई। अगर यहाँ देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन देम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा रहा हूँ भाई, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आपको ये ध्यान रखने हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वेरिएबल वोल्टेज है उसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा वेरिएबल वोल्टेज भाई? तो वेरिएबल वोल्टेज को हम लोग चाहें तो पोटेंशियल डिवाइडर से भी सर्किट, कुछ बुक में आपको पोटेंशियल डिवाइडर से भी हम लोग सर्किट बना करके और इसमें अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज। कैसे? तो आप समझो ऐसे, अगर हमें इस तरह से वोल्टेज अप्लाई करने हैं तो हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब देखना ध्यान से भाई, हमने अब ऐसे काम किया, ये इस तरह से है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे करना क्या है? तो एक काम आपको ये करना होगा कि यहाँ से एक एंड जो है, एक एंड तो यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने एम पॉइंट पे, दूसरा एंड हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे करके, यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया। तो अब ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है, ये अब पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है, जो इससे में और इसमें एम पॉइंट और एन पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो भाई, ये जो भी सेल का वैल्यू है, मान लो ये V0 100 वोल्ट है, मान लो जो भी कुछ भी वोल्ट 100 वोल्ट मान लो है, तो 100 वोल्ट ये पूरे इस सर्किट में ड्रॉप होगा, पूरे इस रेसिस्टेंस के थ्रू 100। ये समझो इंडिपेंडेंट एक लूप है, दिस 100 वोल्ट विल बी ड्रॉप्ड, ऐसे ड्रॉप होगा, जिसमें करंट ऐसे चलेगा, करंट इसमें ऐसे चलेगा। और ये समझो कि 100 वोल्ट है, ये समझो कि 50 वोल्ट है, ये समझो हमारा 20 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, और ये समझो 0 वोल्ट है। इस तरह से ये 100 वोल्ट इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तुमने जब यहाँ कनेक्ट किया तो समझो कि ये 40 वोल्ट अप्लाई हुआ, क्योंकि ये 0 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये 40 वोल्ट अप्लाई हुआ। अब यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो 50 वोल्ट अप्लाई होगा, यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो पूरा 100 वोल्ट अप्लाई होगा। इसको अगर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो 12 वोल्ट ही अप्लाई होगा, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो 2 वोल्ट अप्लाई होगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अरेंजमेंट को पोटेंशियल डिवाइडर। तो वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करने का ये प्लान होता है, ये इस तरह से सर्किट अरेंजमेंट होता है, जिसको कि हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, इसको पोटेंशियल डिवाइडर। मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिवाइड कर दिया है इतने में, कुछ इधर कुछ उधर डिवाइड कर दिया। ये वाला अप्लाई होगा और ये वाला सर्किट के बाहर होगा, इधर वाला पोटेंशियल डिफरेंस बाहर होगा, क्योंकि एक पार्ट तो इधर कनेक्टेड है, इसका एक पार्ट तो इधर कनेक्टेड है और दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ कनेक्टेड है, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई हुआ। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हुआ है भैया, यहाँ तो 100 वोल्ट है, लेकिन अप्लाई कितना हुआ तुम्हारा, 40 वोल्ट हुआ कि 39 वोल्ट हुआ, तो वो ये वाला अप्लाई हुआ। और ये कितना अप्लाई हुआ, तुम चाहो तो इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट करके, मैंने बताया ही था, वोल्ट मीटर अगर ऐसे कनेक्ट कर दें तो हम लोग को बताएगा ये कि 40 वोल्ट अप्लाई हुआ है कि 30 वोल्ट अप्लाई हुआ है या 10 वोल्ट अप्लाई हुआ है, क्योंकि जो ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हुआ है सर्किट में, वो यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। इधर वाले पार्ट नहीं अप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही पार्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, M से लेकर N तक का। VMN इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस को समझो दो पार्ट में किया, एक VMN और एक ये इधर बाहर का। तो ये वाला सर्किट में नहीं आएगा, जो आएगा वो M और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और N पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, अगर यहाँ कनेक्ट कर दोगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ कनेक्ट कर दिया तो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, यहाँ कनेक्ट करोगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। इस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट आप पहले से भी जानते हैं, फिर भी याद दिला दिया। ठीक है भाई,
ये थे 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कुछ पॉइंट्स अब हम लोग इसमें नोटिस करें, ठीक है भाई। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग नोटिस करते हैं भाई इसमें। तो देखो 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो देख लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स पे क्या डिपेंडेंसी है। एक तरफ हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहे हैं, एक तरफ हम लोग इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। तो करंट को अगर हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें, करंट अगर स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल आई से इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करें, तो ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा ही ग्राफ आएगा भाई। अगर इंटेंसिटी तुम डबल करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल करोगे ट्रिपल हो जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब जितना वैल्यू होगा उस हिसाब से ये अपना वैल्यू चेंज करता रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा ये। और इंटेंसिटी ही जीरो करती है। अब कोई फोटोन ही नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो करंट भी जीरो हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो जाएगा। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसा इंटेंसिटी रखोगे वैसा ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनली रहेगा, प्रोवाइडेड कि फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा हो। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, अगर हमारा लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब ग्राफ दिखाओगे करंट और इंटेंसिटी का, तो वो क्या रहेगा भाई, तो वो जीरो का जीरो रहेगा। क्योंकि भैया आप इंटेंसिटी कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपने फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, डैट इज हमारा वर्क फंक्शन, इतना एनर्जी मिल ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन को, तो वो कैसे निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। मीन्स फोटोन्स जो इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ला रहा हो, और यहाँ से इसका वर्क फंक्शन है अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ऐसे कंडीशन में नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, तो एच न्यू जो एनर्जी लेके आ रहा है वो लेस देन वर्क फंक्शन है, यानी कि न्यू लेस देन न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ऐसे कंडीशन में नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसे कंडीशन में तो भैया जीरो का जीरो ही रहेगा, करंट हो ही नहीं रहा। इंटेंसिटी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा चेंज। इसलिए ये जो ग्राफ है ज़्यादातर बुक में ऐसे दिखेगा प्रोपोर्शनली, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि प्रोपोर्शनल वाला काम तभी होगा जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा हो। जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का है लाइट इंसिडेंट, तब हमने डबल किया इंटेंसिटी को तो डबल होगा करंट, ट्रिपल किया तो ट्रिपल होगा करंट। लेकिन जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं चेंज होगा, इंटेंसिटी आप कुछ भी कर लो ये जीरो का जीरो ही बना रहेगा। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है भाई। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की तो बात यहाँ पे नहीं, ग्राफ में तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी की बात हो रही है। अच्छा ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की जो बात हो रही है वो ग्राफ को हम लोग अलग से इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो ये हो गया, ये जो करंट है इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, करंट एट फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन कैथोड एंड एनोड वो हमारा फिक्स रखे हैं, VAC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड अगर फिक्स रखे हैं हम लोग, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं, तो करंट में ये चेंज होगा प्रोपोर्शनली। ठीक है भाई, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मैं एक बात कर रहा हूँ एक ग्राफ की, जो कि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। मतलब ये कि ये कैथोड, इधर एनोड, इस तरह से ये सेल लगा, इसको हम लोग बोलते हैं VAC, दैट इज पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, VA माइनस VC। ये है C कैथोड, ये है हमारा एनोड। इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहाँ से कुछ यहाँ पे कलेक्ट होंगे, कुछ वेस्ट भी हो सकते हैं, नहीं पहुँच पाए, और ये जो पहुँचेंगे उससे हमारा इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट ऐसे। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही हमारा VAC है। ये जो है हमारा पोटेंशियल एट A,
पोटेंशियल एट ए तो ये पोटेंशियल एट ए है, पोटेंशियल एट सी तो ये भी पोटेंशियल एट सी हो गया। तो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, अगर एनोड पर का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से कुछ ज़्यादा है या कम है तो वो यही हम लोग VAC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ VAC दिखा रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, जो कि एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये करंट का अब हम लोग ग्राफ देखें तो देखो भाई, मान लो सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में जैसे ही हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, अभी के कंडीशन में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं भाई, तो 10 में से ज़रूरी थोड़ी कि पूरे के पूरे पहुँच जाएंगे। तो जब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 0 अप्लाई किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 अप्लाई किया, VAC इज 0, भी कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, तो 10 में से 6 कलेक्ट हो रहे हैं, तो 10 में से 6 दिखाया। अब थोड़ा सा हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस इसको 2 वोल्ट रखा, मीन्स अब ये एनोड के ये कैथोड के रिस्पेक्ट में यहाँ का 2 वोल्ट ज़्यादा है, हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन तो लो टू हाई जाना ही चाहता है, इलेक्ट्रॉन तो लो टू हाई जाना चाहता ही है। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होता है वो लो से हाई की तरफ का ही होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन तो लो से हाई की तरफ का ही पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो इलेक्ट्रॉन लो टू हाई ही मूव करना चाहता है, एक्सेलरेट होना चाहता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि 6 तो हमारा ऐसे ही पहुंच रहा था, अब जब 2 वोल्ट अप्लाई किया है तो 6 के बदले में 8 पहुंचने लगा। थोड़ा सा और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट के बदले में 4 वोल्ट कर दिया, तो थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो और इलेक्ट्रॉन, अब 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए। थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मान लो अब हमने कुछ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई किया तो देखा कि अब 10 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। थोड़ा और अप्लाई करोगे तो अब क्या 10 से 10 का ही तो पहुंचेगा, 10 ही निकल ही रहे थे सारे के सारे, जब पहुँच ही रहे हैं अब तो अब आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो तो हमारे 10 में से 10 ही तो निकलेंगे, पहुँचेंगे अब। तो ये जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब सैचुरेट हो चुका, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा सैचुरेशन करंट। अगर क्वेश्चन में कई बार बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो ज़्यादातर का मतलब होता है सैचुरेशन करंट। जब आप वोल्टेज के साथ वेरी कराओगे तो हमारा इस तरह से वेरिएशन दिखेगा, और इस तरह से जब 0 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तब भी कुछ आ रहे थे, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो थोड़ा और आए, थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो और आए, इस तरह से बढ़ता गया। लेकिन 0 पे भी कुछ आ जाते थे, 10 में से 6 5 आ जाते थे, करंट बनता था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि करंट को 0 किया जाए, करंट को स्टॉप किया जाए, मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी जो है वो भी ना पहुँच पाए, वो भी यहाँ से यू टर्न मार ले, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं भाई, तो इसको रिपेल करने वाला काम करते हैं। तो रिपेल करने वाला काम करते हैं मीन्स ये हायर पोटेंशियल पे पहले जो रखते थे VA माइनस VC पॉजिटिव, VA माइनस VC जब पॉजिटिव होता है मीन्स VA ग्रेटर देन VC है, तो इस कंडीशन में अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, किधर भाई, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। तो ये तो ऐसे कंडीशन में एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब VAC निगेटिव होगा, जब VAC यानी कि VA माइनस VC जब निगेटिव होगा तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड होंगे तो अब मान लो कि हमने -2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, -2 वोल्ट अप्लाई किया, तो -2 वोल्ट अप्लाई करोगे भाई तो इसका मतलब ये वाला कम पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, तो लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो वो उधर ही फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, मीन्स पहुंचने से रोकेगा। तो ऐसे कंडीशन में अब जो पहले 0 पे 6 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते थे अपने आप, अब 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा वाले हैं एनर्जी वाले वही पहुंच पाएंगे, बाकी सबको तो ये यू टर्न मरवा देगा क्योंकि इधर रिपेल कर रहा है ये। अब थोड़ा और पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे, निगेटिव पोटेंशियल एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जब और अप्लाई करते हैं तो देखते हैं अब 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा है, थोड़ा और अप्लाई किया तो देखा कि अब 0 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं, मीन्स अब नहीं पहुंच पा रहे हैं, मीन्स करंट हमारा 0 हो चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। तो ये जो है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में
मिनिमम पोटेंशियल एट एनोड जो कि अप्लाई कर रहे हैं निगेटिव पोटेंशियल एट एनोड। निगेटिव पोटेंशियल एट एनोड मतलब कैथोड के रिस्पेक्ट में कम पोटेंशियल यहाँ पे होना। तो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जो अप्लाई करते हैं अगर एनोड पे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगा और इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर वो कैथोड पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर दे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई? तो ये है मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल applied at anode with respect to cathode such that photoelectric current becomes zero। photoelectric current becomes zero मतलब KMX इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो भी स्टॉप्ड हो जाते, वो भी पहुंच नहीं पाते हैं। एनोड से पहुंचने से रोकना काम होता है इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ये नहीं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं करने देगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से समझ लो, ये कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है। आप सोचते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा सोचना गलत होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने से वो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इवन मैक्सिमम वाले वो भी जस्ट मिस करके एनोड को वापस चले जाते हैं। तो जो केमैक्स वाले जस्ट मिस करके वापस चले जाते हैं, तो बाकी जो होंगे कम एनर्जी वाले वो तो पहले ही यू टर्न ले लेंगे, पहले ही वापस हो जाएंगे, वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेन पर्पस होता है केमैक्स वाले को रोकना। कहाँ से रोकना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने से नहीं रोकना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उससे कोई मतलब नहीं है, एनोड पे ना पहुंचे। तो इसका पर्पस है केमैक्स स्टॉप्स, केमैक्स जो होता है केमैक्स को स्टॉप करना होता है, मतलब केमैक्स इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड, ऐसा बोल सकते हैं। लिखें कैसे? ऐसे लिख देता हूं मैं, पूरा बात लिख देता हूं। पर्पस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड with respect to cathode in order to stop the photoelectric current। purpose of stopping potential वो क्या है भाई? is to stop KMX electrons। KMX इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना चाहते हैं from reaching anode, फ्रॉम रिचिंग एनोड, एनोड से पहुंचने के पहले इसको स्टॉप करना चाहते हैं। डैट इज जस्ट मिस करे, ये आगे तो बढ़े, एनोड तक भी आया लेकिन पहुंच ना पाए, जस्ट मिसिंग द एनोड, ऐसा कंडीशन में आए। तो सर्टेन मिनिमम पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है कि यहाँ से चले तो ज़रूर लेकिन ये जस्ट पहुँचने के पहले यू टर्न हो जाए। अगर आप मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल मान लो 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट हमें अप्लाई करना पड़ता था नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये रुक जाता था। तो अगर मान लो 4 वोल्ट के बदले में तुम 8 वोल्ट नेगेटिव में अप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो केमैक्स वाला यहीं से यू टर्न ले लेगा, पहले वाला तो, और कम वाले तो और पहले कर लेंगे। अगर 6 वोल्ट नेगेटिव अप्लाई करोगे तो केमैक्स वाला यहाँ से यू टर्न लेगा। अगर आप 4 वोल्ट ही अप्लाई करोगे तो केमैक्स वाला यहाँ आकर के जस्ट मिस करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट बोला जाएगा जो कि जस्ट मिस करे। उससे भी ज़्यादा नेगेटिव अप्लाई कर दोगे तो उस कंडीशन में ये पहले ही यू टर्न ले लेगा। इसलिए आपको जस्ट मिस करने हैं, यानी कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड टू स्टॉप द करंट। इससे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तब तो ऑब्वियसली स्टॉप होंगे ही, तब तो नहीं होना है। तो मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अवॉइडेड, रिपेल्ड सच दैट दे आर नॉट एबल टू रीच एनोड। एनोड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना ही पर्पस है इसका। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को होने से आप नहीं रोक पाएंगे। इस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके आप वैसे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा कि नहीं होगा इससे डिसाइड नहीं होगा।
इस पोटेंशियल डिफरेंस से जो हुए हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, उनको आप एनोड तक आने दोगे या नहीं आने दोगे, या रिपेल कर दोगे। रिपेल करना चाहते हो तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इजेक्शन होगा या नहीं, उसका कंट्रोल यहाँ से नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, वो कंट्रोल यहीं से होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है निकलेंगे, वो निकलने के बाद पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो इससे कंट्रोल होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ गए हम लोग। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ये ग्राफ है। अगर हम लोग इंटेंसिटी अब डबल कर दें, इसी में ग्राफ में थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दें। मान लो मैं बोलूँ कि इंटेंसिटी हमने डबल कर दिया, इसी में जस्ट इंटेंसिटी को हमने डबल किया, फ्रीक्वेंसी वही रहे। फ्रीक्वेंसी वही रहे तो इसका मतलब कि एनर्जी उतना ही मिलेगा, केमैक्स उतना ही होंगे। तो जब हम लोग इंटेंसिटी डबल करना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग डबल हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ ऐसे बनेगा। जब आप डबल इंटेंसिटी करोगे तो भैया जो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग था 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, अब ये 20 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डबल हो जाएगा। सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। सैचुरेशन करंट बाद वाला जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स पहले वाला सैचुरेशन करंट हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग। ये 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग था, 10 में से 10 पहुंच रहा था, सैचुरेशन करंट होता था। अब 20 ही निकलेंगे, 20 से 20 पहुंचेंगे। क्यों भैया? क्योंकि तुमने इंटेंसिटी जो है वो डबल कर दिया है। इंटेंसिटी जो है वो 2 टाइम्स पहले वाला इंटेंसिटी कर दिया है। ये वाला आई इंटेंसिटी एंड न्यू फ्रीक्वेंसी पे है, ये 2i इंटेंसिटी एंड न्यू फ्रीक्वेंसी पे है। न्यू फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, इंटेंसिटी डबल किया, इसलिए फ्रीक्वेंसी वही होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। क्योंकि आइंस्टीन साहब का कहना था भाई कि जो केमैक्स होता है वो जो एनर्जी लेके आया फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होता है, और ये जो केमैक्स होता है इसी को तो रोकना होता है। तो केमैक्स को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा? तो ये है वर्क डन। केमैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है भाई? तो केमैक्स वाले को तुम्हें रोकना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब केमैक्स से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, और उसके लिए वर्क डन। वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज है ई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना डिफरेंस से मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है तो इतना वर्क डन होगा, वो केमैक्स को 0 कर देगा। तो इसलिए ये केमैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन है। तो यहाँ पे E इंटू वी नॉट मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये है। तो अगर फ्रीक्वेंसी तुमने चेंज नहीं किया है, यही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है, तो इसका मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज। वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड ही है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड ही है, तुमने तो चेंज किया इंटेंसिटी तो आता नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करने में इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, केमैक्स डिसाइड करने में इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। ये तो भैया इक्वेशन है आइंस्टीन साहब का, उन्होंने बताया था एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ग्राफ ऐसे है, फ्रीक्वेंसी सेम, इंटेंसिटी डबल्ड, ट्रिपल करेंगे तो ये फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा और ये ट्रिपल हो जाएगा। 30 इलेक्ट्रॉन अब निकलने लगेंगे। फोटोन मॉडल में बोला गया था भाई, फोटोन मॉडल में ये क्लियर है पिक्चर, उसमें एक पॉइंट क्लियर है कि अगर हम लोग इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी चेंज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं ट्रांसफर्ड पर सेकंड या स्ट्राइकिंग पर सेकंड। मतलब सीधा लिंक करने हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन से। पहले जितने फोटोन आते थे अब उससे डबल आएंगे, अगर इंटेंसिटी डबल किया तो अब डबल आएंगे तो डबल निकलेंगे भी इलेक्ट्रॉन्स। पहले 10 निकलते थे तो अब 20 निकलेंगे, 3 टाइम्स करोगे तो 30 निकलेंगे, और जब वो सारे कलेक्ट होंगे तभी तो सैचुरेशन करंट बनेगा। तो इसलिए इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन फोटोन पिक्चर में है नंबर ऑफ फोटोन से, और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन से, क्योंकि एनर्जी होता है एच न्यू। अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो एनर्जी जो फोटोन ला रहे हैं वो चेंज होगा प्रोपोर्शनली। तो खैर फोटोन मॉडल के जहाँ बात होंगे, डिस्कस होंगे तो वहाँ ये सब पॉइंट आएंगे, लेकिन अभी डिस्कशन में ये सब काम है, इसलिए अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि फोटोन पिक्चर में इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता था नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फोटोन विल चेंज।
इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ फोटोन चेंज होते हैं। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। नंबर को कंट्रोल नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी, नंबर जितने आ रहे हैं उतने ही हैं। इंटेंसिटी से नंबर कंट्रोल होता है, नंबर ऑफ फोटोन, और फ्रीक्वेंसी से एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फोटोन कंट्रोल होते हैं। फोटोन पिक्चर में ये 2 पॉइंट है जिसका यूज़ हुआ आगे। तो चलो भाई, अभी तो ये जो बात थी यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया कि ये ग्राफ कैसे आया वो समझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ये भी मैंने अभी डिस्कस कर दिया, तो अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं भाई। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड प्लेट with respect to cathode plate at which the photoelectric current becomes zero is known as stopping potential और cutoff potential। ठीक है भाई, इट इज़ डिनोटेड बाई वी नॉट, और अगर ई हमारा चार्ज ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन है देन क्या लिखना चाहिए? अगर हमारा ई है तो मैंने अभी लिखा था कि ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू क्या? के मैक्स। क्यों भैया? क्योंकि के मैक्स जो लेकर के निकला है उसको तुम एनोड पहुंचने से रोकना चाहते हो। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हुआ है वो हमारा V है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाए और जस्ट मिस करके वापस आ जाए। इट मीन्स ये मूव करेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लॉस करेगा, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है और ये रिपेल करेगा। इसलिए के मैक्स को क्या हो जाना है भाई? तो के मैक्स को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 होना है, और चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि के मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा? तो चार्ज का वैल्यू E और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों में रिलेशन है। तो इट इज़ डिनोटेड बाई V नॉट। इफ़ E इज़ द चार्ज ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन देन के मैक्स विल बी इक्वल टू EV नॉट। चलो भाई, ये आप समझ चुके हैं पहले से ही। देन क्या? देन के मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट, और यही होगा हमारा हाफ mv मैक्स स्क्वायर। के मैक्स जो है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और के मैक्स का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं के मैक्स ले करके, तो के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर होता है। जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो ऐसा लिख सकते हैं भाई, ये स्पीड है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का, स्पीड है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम, और ये हमारा स्पीड नहीं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है भैया। V नॉट, कैपिटल V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेयर m इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, एंड V मैक्स इज स्मॉल v मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक बात है। और वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी हम लोग चाहें तो ये ग्राफ देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कहाँ से? तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन से। आइंस्टीन साहब ने बताया था, चलो उसको भी मैं अभी ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइंस्टीन साहब का एक्सप्लेनेशन क्या था वो मैं बता दे रहा हूँ अभी, जब पॉइंट आएगा तो उसमें देख ही लेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। 4 फैक्ट थे। एक फैक्ट था इंटेंसिटी का इफेक्ट, दूसरा फैक्ट था फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, तीसरा फैक्ट था नो टाइम लैग, एंड फोर्थ था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये चारों फैक्ट कैसे एक्सप्लेन किया आइंस्टीन साहब ने वो समझो। इंटेंसिटी का इफेक्ट था कि भैया इंटेंसिटी हमारा डायरेक्टली कंट्रोल करता है करंट को, और इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड नहीं करता है के मैक्स। और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो के मैक्स इंक्रीज करता था, लेकिन करंट हमारा डिपेंड नहीं करता था। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, जो करंट बनता था वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता था। इंटेंसिटी से के मैक्स भी डिपेंड नहीं करता था, डिपेंड करता था करंट। ये देखा था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन साहब ने कैसे कैसे बताया वो हम लोग समझ सकते हैं अभी। नंबर 1 बात, पहली बात तो देखो भाई, एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन साहब ने वो एक्सप्लेनेशन समझ करके ये ग्राफ भी समझ लेंगे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि देखो भाई 2 चीज़ यूज़ करो, एक तो फोटोन मॉडल, फोटोन मॉडल यूज़ करने हैं। फोटोन मॉडल क्या है भाई? तो फोटोन मॉडल में हम लोगों ने देखा, फोटोन मॉडल का जो मेन बात यहाँ पे यूज़ करना है कि उन्होंने बताया भाई कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटोन एंड ईच फोटोन कैरीज एनर्जी कितना? तो h न्यू एनर्जी।
साथ में उन्होंने बताया कि फोटोन जो होगा उसका रेस्ट मास 0 होता है और इसका डायनेमिक मोड में कितना मास होगा भाई, तो इतना एनर्जी लेके चलता है जो कि h न्यू है। इसलिए इसका मोमेंटम अगर निकालना चाहें तो मोमेंटम तो भाई m0 इंटू सी होगा। रेस्ट मास तो 0 रहता है, रेस्ट मास क्या रहता है 0, ठीक है। रेस्ट मास से 0, इसको हम लोग m0 ना लिख करके m लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से बताऊँ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, चार्ज ऑन फोटोन इज 0, ठीक है। डायनेमिक मोड में मास अगर होगा m तो ये mc² इसका एनर्जी है और ये एनर्जी होता है h न्यू, ठीक है भाई, एनर्जी है। इसलिए अगर हम लोग बात करें इसका मोमेंटम का, तो इसका मोमेंटम जो मास इनटू स्पीड है मोमेंटम, तो ऐसा लिख सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो mc अगर निकालना चाहें तो एनर्जी अपॉन c है, एनर्जी अपॉन c है। एनर्जी मतलब h न्यू अपॉन c है और इससे हम लोग लिख सकते हैं भाई कि h डिवाइडेड बाई c बाई न्यू है और h डिवाइडेड बाई वेवलेंथ है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू इस तरह से फोटोन्स के लिए है। तो फोटोन का रेस्ट मास 0, चार्ज 0, डायनेमिक मोड में मोमेंटम ये है हमारा। और अगर मास निकालना चाहें तो डायनेमिक मोड में मास अगर बोले तो एनर्जी अपॉन c² है। मास क्या है, एनर्जी अपॉन c² है। और फोटोन पिक्चर में यह है कि अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी हमारा कंट्रोल करता है नंबर ऑफ फोटोन्स, स्ट्राइकिंग नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स बताता है भाई, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है भाई, तो फ्रीक्वेंसी बताता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। और क्या बताता है भाई कि कोई टाइम लैग नहीं होता, जैसे इंसिडेंट होगा तुरंत हैंड ओवर करेगा एनर्जी। एनर्जी इज हैंडेड ओवर टू द इंसिडेंट, जिस पे भी इंसिडेंट होगा, जिस भी पार्टिकल पे ये इंसिडेंट करेगा फोटोन, उसको तुरंत एनर्जी हैंड ओवर करेगा। एनर्जी इज हैंडेड ओवर इमीडिएटली, नो टाइम डिफरेंस, कुछ भी नहीं, कोई स्टोरेज का नहीं होता। स्टोरेज कॉन्सेप्ट नहीं है कि एनर्जी स्टोर करके रखेगा और बाद में और एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, पहले से कुछ रखा है कुछ और मिला, अब हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के इतना, तो अब निकल जाएंगे, ऐसा करके स्टोरेज नहीं होता है। नो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोरेज नहीं होता फोटोन पिक्चर में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोटोन मॉडल के। और दूसरा फैक्ट जो आइंस्टीन साहब ने यूज किया इन चारों फैक्ट को एक्सप्लेन करने में, तो दूसरा फैक्ट था इनका, दूसरा जो टूल था, एक फोटोन मॉडल और दूसरा टूल था इनका इक्वेशन, कि जब हमारा एनर्जी लेकर के जो फोटोन आते हैं उनमें से कुछ वर्क फंक्शन में खर्च हो गए, तो जो एनर्जी मिला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। किसका, ये तो सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए तो कुछ और होंगे। मान लो सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो सरफेस इलेक्ट्रॉन को मिल गया हमें Kmax। बाकी इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लाया, लेकिन उसको निकलने में कितने खर्च हुए, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन का खर्च होना ही है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन का खर्च होना है, लेकिन जो अंदर से आएगा सरफेस तक तो उसमें कुछ और खर्च हो जाएंगे। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया, ये क्या हो गया भाई, तो ये कोलिजन्स के थ्रू, जब सरफेस के अंदर से जब सरफेस तक आएगा तो कोलिजन्स में लॉस हो गए, लॉस इन कोलिजन्स। जो भी कोलिजन में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऐसे सरफेस के बाद लॉस होता है, सरफेस के बाद निकलने में वर्क फंक्शन इतना लगता है, लेकिन सरफेस तक पहुंचने में भी ये लग गया, तो इसको क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 7 में से ये 6 तो इसका कैंसिल हो गया, कि अंदर से सरफेस तक आने में 1 और सरफेस के बाहर निकलने में 5 चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। कोई और अंदर से आया तो उसको हो सकता है 1.5 लग जाए इधर, तो 1.5 लगेगा, ये तो सरफेस के बाद लगने ही लगने हैं, और ये 1.5 लग जाए तो सिर्फ 0.5 का उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलेगा। कोई इनर पोर्शन से सरफेस तक आने में ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दे, तो भैया ये तो अब 2 तो सरफेस तक आने में, सरफेस के बाद 5 और लगने हैं, तो 7 था, 7 खर्च हो गए, तो उसको ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलेगा। निकल तो जाएगा, बट वो जस्ट समझो कि मेटल से निकल के और गिरने जैसा काम होगा, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा नहीं।
और अगर मान लो सरफेस तक आने में, इनर से सरफेस तक आने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाए और 5 तो इसके बाद होना चाहिए, तो इसका मतलब कि उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने तो 3 पहले ही खर्च कर दिया, अब तुम्हारे पास 4 ही है, तो 4 से थोड़ी तुम्हें निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द सरफेस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे कंडीशन में नहीं होगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं वो हमारा कुछ भी होगा तो 0 से लेकर के Kmax तक, 0 से लेकर के Kmax तक। तो ये इक्वेशन आइंस्टीन साहब ने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, तो ये इक्वेशन उनका मेन इक्वेशन बना। तो ये 2 बात का यूज़ करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब देखो नंबर 1 कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, तो नंबर 1 था इंटेंसिटी पे वेरिएशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। तो उन्होंने फोटोन मॉडल का बात बोला भाई कि इंटेंसिटी से कंट्रोल होता है, इंटेंसिटी से कंट्रोल होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन्स। देखो भाई इंटेंसिटी कंट्रोल करता है नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, और नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड अगर हमारा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। पहले 100 स्ट्राइक करता था 10 निकलता था फोटो इलेक्ट्रॉन, अब 200 स्ट्राइक करेगा 20 निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन मॉडल उन्होंने बताया कि भैया ये जो हमारा इंटेंसिटी पे सैचुरेशन करंट है डिपेंडेंट, उस बात को तो हम लोग ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, क्योंकि जब हमारा इंटेंसिटी डबल कर रहे हो तो इंटेंसिटी डबल करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल होंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया कि भैया Kmax पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि तुम नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा रहे हो, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन थोड़ी बढ़ा रहे हो। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन वही है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाता था तो अब भी 7 ही ला रहा है। हाँ, ये है कि पहले 100 फोटोन आते थे तो अब 200 फोटोन आएंगे, लेकिन सबके एनर्जी तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। इसलिए Kmax विल नॉट बी डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन्स 100 के बदले 200 स्ट्राइक करने लग गए, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन तो 7 ही रहा, इसलिए Kmax तो अभी भी 7 - 5 2 ही रहेगा। सो Kmax का कोई डिपेंडेंसी नहीं है इंटेंसिटी पे, तो ये भी एक्सप्लेन हुआ। ठीक है भाई। दूसरे फैक्ट का एक्सप्लेनेशन कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से Kmax इंक्रीज होता है, तो वो इस इक्वेशन से उन्होंने बोला कि इफ़ वी इंक्रीज, ये तो कांस्टेंट है, अगर इसको इंक्रीज कर दे, अब ये 7 के बदले में 9 ले आए, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एनर्जी दिया तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो खर्च होगा, तो अभी हमारा Kmax क्या हो जाएगा भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ज़्यादा Kmax हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे Kmax बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। कम करोगे फ्रीक्वेंसी Kmax कम हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो Kmax इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो Kmax इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे Kmax को ध्यान देना, एक क्लू पॉइंट, Kmax इज नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे होता तो बोलते फ्रीक्वेंसी डबल तो ये डबल, ट्रिपल तो ये ट्रिपल, लेकिन ये है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। ये आ गया, आप इंक्रीज को इंक्रीज बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल समझो, मान लो पहले 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता था एनर्जी, ठीक है, अब मैंने डबल कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो डबल कर दिया तो अब 7 के बदले 14 आएंगे। पहले 7 आता था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे। भाई डबल किया है हमने, डबल किया तो ठीक है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे तो अब जो हमारा Kmax मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो पहले 7 - 5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता था, अब ये 14 - 5 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। इट मीन्स हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तो हमारा Kmax जो है वो डबल से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। फ्रीक्वेंसी को जस्ट डबल किया है, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो उतने ही होंगे, तो 7 - 5 2 था और यहाँ 14 - 5 9 है। इट मीन्स इफ़ वी डबल द फ्रीक्वेंसी तो Kmax हमारा डबल नहीं, डबल से बहुत ज़्यादा हुआ। डबल होता तो 4 ही होता, डबल से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे कि डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज Kmax विल इंक्रीज, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ लिखते हैं हम लोग, इंटेंसिटी डबल करोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा। ये हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी नहीं कह सकते। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज Kmax इंक्रीज, प्रोवाइडेड
ये तो भाई प्रोवाइडेड रहेगा ही कि फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तभी तो ये सब देख पा रहे हैं। और सैचुरेशन करंट या करंट का कोई डिपेंडेंसी इस पे नहीं है। 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 10 में से 6 पहुंचेंगे, कोई बात नहीं है। तो करंट इज नॉट डिसाइडेड। सैचुरेशन करंट, इस करंट का मतलब है सैचुरेशन करंट, इस करंट का मतलब है सैचुरेशन करंट। जब कुछ भी ना बोला जाए तो ये है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट इज नॉट डिसाइडेड बाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हमारा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होता है, नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होता, और नंबर ऑफ फोटोन से सैचुरेशन करंट हमारा ड्राइव होता है। सैचुरेशन करंट नंबर ऑफ फोटोन जितना ज़्यादा निकलेगा उस हिसाब से होगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन को तो ये कंट्रोल ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ही नहीं करता नंबर ऑफ फोटोन्स को। इसलिए सैचुरेशन करंट इज नॉट डिसाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, Kmax इज डिसाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। थर्ड फैक्ट कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आएगा भाई फोटोन्स वैसे ही ये इजेक्शन होगा, देयर इज नो टाइम लैग। और ये फोटोन मॉडल में क्लियर किया हुआ था, फोटोन मॉडल में ये पॉइंट है कि जब भी इंसिडेंट होगा तुरंत हैंड ओवर करता है। जब तुरंत हैंड ओवर करता है तो तुरंत उसका यूज़ करके ये निकलना होगा, निकलेगा, कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता। सो इंसिडेंस और रिसीविंग और इजेक्शन सब एक साथ फटाफट होंगे। तो देर इज नो अप्रॉक्सीमेटली नो टाइम लॉग। अगर टाइम की काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। इसलिए ऑलमोस्ट हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस समझते हैं, नो टाइम लैग। तुरंत होगा, नहीं तो नहीं होना है तो नहीं होगा। अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का नहीं है तो नहीं होगा, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो वेटिंग टाइम, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो फोटोन मॉडल से इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ही रहेगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस उन्होंने इस इक्वेशन पे एक्सप्लेन किया कि देखो भाई न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, काम होगा। देखो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, मतलब ये इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं ऐसे भी लिख सकते हैं, Kmax इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। इसलिए जो एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमारा वर्क फंक्शन है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। तभी तो हमारा जब एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा तभी तो Kmax पॉजिटिव होगा। ये 5 है तो ये 7 हो जाए, 6 हो जाए, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। ये 5 है और ये 3 हो तो ये निगेटिव होने लगेगा। और क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निगेटिव होता है? काइनेटिक एनर्जी अगर निगेटिव होने लग जाए इसका मतलब ऐसा काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता। सो अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हुआ तो ये Kmax ही निगेटिव हो जाएगा, और Kmax निगेटिव होने का मतलब है नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। ठीक है, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हुआ तो बिल्कुल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से आइंस्टीन साहब ने फोटोन पिक्चर का यूज़ करके, फोटोन मॉडल क्या है भाई, तो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको बोलते हैं फोटोन रिलेटेड मॉडल। तो फोटोन मॉडल का यूज़ किया उन्होंने, और इस इक्वेशन को आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन को यूज़ किया और इसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ज़रा इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ भाई, तो Kmax ये सब तो हम लोगों ने देख लिया था। वेरिएशन ऑफ, देखो अब ये है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखो भाई वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन हम लोग जानना चाहते हैं। इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो ये ग्राफ हम लोग कैसे, तो आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग लिखेंगे भाई क्या, तो Kmax जो होता है, आइंस्टीन साहब ने बताया कि Kmax हमारा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है। अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ छुपा हुआ है भाई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल छुपा होता है Kmax में, क्योंकि Kmax ही होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ छुपा हुआ, हमें Kmax का इक्वेशन पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन क्या है भाई, तो एच न्यू नॉट है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं H अपॉन ई न्यू माइनस H अपॉन ई न्यू नॉट।
ये वो इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ प्लॉटेड है। क्या भाई, तो वाई एक्सिस पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लेने हैं। ये बन गया तुम्हारा स्लोप, समझो mx प्लस c, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ देख रहे हो h/e स्लोप बनेगा। ये जो स्लोप एन थीटा दिख रहा है दो मेटल के लिए अलग अलग है। पहले एक मेटल के लिए लिखेंगे, तो फर्स्ट मेटल के लिए मान लो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये देख रहे हो कि न्यू हमारा ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए, तभी तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये ग्राफ जो बता रहा है कि ग्राफ किस तरह का होगा भाई, तो इस तरह का होगा। स्लोप देख रहे हो पॉजिटिव स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, स्लोप है पॉजिटिव, तो इस तरह का ग्राफ होगा। मीन्स अगर न्यू हमारा न्यू नॉट से ग्रेटर हो, न्यू नॉट हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे देखो न्यू अगर न्यू नॉट हो जाए, इधर हम लोग न्यू प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, इधर हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अगर हम लोग न्यू का वैल्यू न्यू नॉट कर दें, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, न्यू का वैल्यू हम लोग वेरी करा रहे हैं धीरे धीरे। अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट कर दें तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो न्यू का वैल्यू जब न्यू नॉट होता है तो जीरो होता है, न्यू का वैल्यू जब ग्रेटर देन न्यू नॉट होता है तो हमारा ये पॉजिटिव आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कुछ आएगा, वैल्यू आता रहेगा। लेकिन अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हो जाए, न्यू लेस देन न्यू नॉट हो जाए तो इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। सो ग्राफ एक्चुअल में ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। जब हमारा न्यू लेस देन न्यू नॉट हो जाए तो नो स्टॉपिंग, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। स्टॉप क्या करेंगे, जब निकलेगा ही नहीं तो स्टॉप किसको करेंगे। और इधर है हमारा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए। तो इस तरह से ग्राफ इस टाइप से आएगा। ग्राफ हमारा ये है, ये मान लो मेटल 1 के लिए है। अब मेटल 2 का अगर ग्राफ इसी पे दिखाना चाहें तो मेटल 2 का वर्क फंक्शन अगर ज़्यादा है, न्यू नॉट ज़्यादा है, तो न्यू नॉट ज़्यादा है तो यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे। मेटल 2 के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा है अगर, तो ऐसा दिखाएंगे भाई, ये हो जाएगा इसके लिए जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। अब ये तो न्यू नॉट जो है वर्क फंक्शन ही तो बता रहा है, दूसरे वाले का न्यू नॉट 2 हो जाए, पहले वाले का न्यू नॉट 1 हो जाए, तो ये जो है एक का वर्क फंक्शन, एक का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दूसरे का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये मेटल ए के लिए, ये मेटल बी के लिए। मेटल बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ 2 मेटल्स के लिए दिखा सकते हैं। ये मेटल ए हो गया, इधर मेटल बी हो गया, और यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए, इसलिए इधर दिखाया गया है। ये है इसका वर्क फंक्शन, यानी कि एच न्यू नॉट बी इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट ए। सो न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बी का, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बी का है, तो यानी कि न्यू नॉट बी हो गया और ये हमारा न्यू नॉट ए हो गया। इस तरह से इस ग्राफ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब इस ग्राफ के बाद हम लोग चाहें, चलो भाई इस ग्राफ के बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है। भाई ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट यानी कि एनोड प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इंटेंसिटी डिफरेंट करते जाएं तो हमारा कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल का मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, दैट इज VA माइनस VC, यही है यहाँ पे। और इधर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ देख रहे हो कि इंटेंसिटी अलग अलग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही इसका फ्रीक्वेंसी, वही इस पर फ्रीक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटी हमने बढ़ाते गए, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, इसलिए पहले 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट है, ये मान लो 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग है भाई। तो जिस तरह से हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे वैसे वैसे करंट, सैचुरेशन करंट भी बढ़ेंगे, और इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, क्योंकि इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं होता। इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये समझो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये अट्रैक्ट करता है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इधर वाला रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट दैट इज ए नोड प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। यहाँ पे हम लोग हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम because
बिकॉज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज सेम, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि Kmax यानी कि E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो फिक्स ही है, जब फ्रीक्वेंसी तुम चेंज ही नहीं कर रहे तो ये वाला चेंज नहीं होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोन स्टैकिंग चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनली, और उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड वो प्रोपोर्शनली, और उससे हमारा सैचुरेशन करंट जो बन रहा है वो प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये ग्राफ भी हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। देखो भाई नेक्स्ट ग्राफ क्या है, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इस बार क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी इज सेम। यहाँ पे देखो इस ग्राफ को देख करके ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई इंटेंसिटी सेम है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ इंटेंसिटी सेम है क्योंकि सैचुरेशन करंट इज फिक्स्ड, इट मीन्स सेम इंटेंसिटी है। ऑल थ्री रेडिएशन जो हैं, जो 3 बार रेडिएशन करके और ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इन ऑल 3 रेडिएशन सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज यूज्ड। इन ऑल 3 रेडिएशन सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड हुए हैं। मीन्स इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू इंटेंसिटी I3। मीन्स 100 फोटोन आ रहे थे तो 100 ही फोटोन आ रहे हैं तीनों बार, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी अपना निकल रहे हैं उसी हिसाब से। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड बाय इंटेंसिटी, सिंस इंटेंसिटी इज सेम इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, कोई हमारा न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे था, कोई न्यू2 फ्रीक्वेंसी पे, कोई न्यू3 पे, न्यू3 वाला ज़्यादा है, तो इसलिए जितना ज़्यादा करोगे उतना ही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि Kmax होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर रहे हैं। पहले मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाए थे, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिला हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल ठीक है भाई, Kmax हमें मिला ये। अब हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया भाई, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएंगे तो अब हमारा ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो लेकर आ रहे हैं, तो उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुआ, तो बचा कितना भाई, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब हमें मिलेगा क्या, Kmax। Kmax मिलने का मतलब क्या होगा, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वैसे ही अब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पहले 2 के कॉरस्पॉन्डिंग था। और अगर हम लोग डबल कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को तो 7 से ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, तो ये इसमें से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। मीन्स इफ़ वी डबल द फ्रीक्वेंसी देन Kmax और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर देन डबल, इज मोर देन डबल, डबल से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना भाई। ये नहीं कि डबल कर दिए फ्रीक्वेंसी तो डबल करेंगे Kmax, डबल Kmax नहीं करेंगे, या E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो न्यू, वो डबल से ज़्यादा होगा। मीन्स न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ़ फ्रीक्वेंसी न्यू इज़, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो है वो 2 टाइम्स अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी करते हैं, पहले से डबल फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो न्यू होगा, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा हमारा वो पहले वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल के डबल से ज़्यादा होगा, वो हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, पहले जितना फ्रीक्वेंसी था उससे हमने डबल कर दिया, तो इस कंडीशन में Kmax या स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू वो हमारा मोर देन डबल हो रहा है, मोर देन डबल हो रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को हाफ करें, फ्रीक्वेंसी को हाफ करें, यानी कि ये जो था जितना फ्रीक्वेंसी इसका हाफ कर दिया तो हाफ हो गया ये, तो हाफ करने से क्या हुआ, ये हाफ से भी कम हो गया। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू जो होगा वो लेस देन हाफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले वाले के स्टॉपिंग पोटेंशियल से हाफ हो जाएगा अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ फ्रीक्वेंसी कर दिया। फ्रीक्वेंसी को अगर हाफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अगर हाफ करेंगे तो Kmax बोलें या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलें वो हाफ से भी कम हो जाएगा। हाफ तो 4.5 होता है, 9 का हाफ, लेकिन उससे भी कम हो जाता है, तो ये लेस देन हाफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा जब हम लोग न्यू फ्रीक्वेंसी हाफ कर देते हैं। और
ये भी ध्यान देना होगा कि अगर हाफ करने के बाद भी ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम बड़ा रहे तभी, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी हाफ किया और हाफ करने से थ्रेशोल्ड से भी कम हो गया फ्रीक्वेंसी, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फिर इन रिलेशंस का कोई मतलब नहीं। सो फ्रीक्वेंसी हर हाल में कुछ भी वेरिएशन कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, हर हाल में थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इन रिलेशंस का मतलब है। अगर हमने हाफ करने के चक्कर में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था पहले कि फ्रीक्वेंसी मान लो 1.9 टाइम्स न्यू नॉट है, ठीक है भाई, और इंटेंसिटी आई है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी हाफ कर दें तो केमैक्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, केमैक्स क्या होगा। अगर हाफ कर दिया हमने तो केमैक्स हमारा लेस देन हाफ ऑप्शन था। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया, देन केमैक्स न्यू जो होगा विल बी लेस देन हाफ ऑफ केमैक्स, ग्रेटर देन हाफ ऑफ केमैक्स, इक्वल टू हाफ ऑफ केमैक्स, इक्वल टू हाफ ऑफ केमैक्स और इक्वल टू 0। इस तरह से मान लो 4 ऑप्शन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन था, बहुत पहले आया था भाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी को तुमने फ्रीक्वेंसी दिया था ये कि 1.9 न्यू नॉट है, जितना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे 1.9 टाइम्स इतना है, और इंटेंसिटी कुछ है भाई, ठीक है। नाउ लैंग्वेज में लिखा हुआ था नाउ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, फ्रीक्वेंसी को अब हमने कर दिया हाफ। भैया जब फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को जब हमने हाफ कर दिया तो क्या होगा, तो हाफ करने से हमारा ये तो और लेस देन हाफ हो जाता है, होता है। लेकिन आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि भैया लेस देन हाफ किया, अब इसको फ्रीक्वेंसी को लेस देन हाफ किया तो थ्रेशोल्ड से कम तो नहीं हो गया। अगर हमने न्यू फ्रीक्वेंसी अब हमने हाफ कर दिया है पहले वाले फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब 1.9 टाइम्स न्यू नॉट था, वो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 0.95 इंटू न्यू नॉट हो गया, मतलब ये लेस देन न्यू नॉट हो गया। मीन्स न्यू जो हाफ किया हमने तो वो न्यू नॉट से कम हो गया, और न्यू नॉट से कम हो गया तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए केमैक्स क्या होगा 0, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा 0। हाफ से कम लिखने वाला काम नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको टिक लगा दिए थे, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने हाफ किया तो ये लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन गया, न्यू फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन गया, और जब लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तो फिर हमारा केमैक्स हाफ, और हाफ से कम हाफ से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो केमैक्स न्यू या स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू साफ ही हो जाएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया भाई कि इन्होंने क्या बताया कि केमैक्स जो होगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होगा। अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो भैया मोस्ट वेलकम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और केमैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ये होगा। और अगर हम लोग केमैक्स को ईवी नॉट लिखते हैं तो अगर लैम्डा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, एच सी बाई लैम्डा लाए थे और एच सी बाई लैम्डा नॉट की ज़रूरत थी। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर होने के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्योंकि भैया एनर्जी जो लेके आता है एच न्यू, या फिर बोले एच सी बाई लैम्डा, तो जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा एनर्जी लाओगे तभी तो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, मीन्स एनर्जी हमारा ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसलिए न्यू को ग्रेटर देन न्यू नॉट होना पड़ेगा, तभी हमारा एनर्जी ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगा। और लैम्डा के मामले में बोले तो लैम्डा यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसलिए लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट से कम होगा। अगर लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट से कम होगा तभी तो ये एनर्जी ज़्यादा होगा वर्क फंक्शन से।
क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जितना कम होगा उतना ही एनर्जी ज़्यादा होगा। इसलिए फॉर एनर्जी टू बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम करने पे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, ये ज़रूर होना चाहिए, मीन्स ये ज़रूर होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर लेस देन हो गया तो नो, ग्रेटर होगा तो होगा। उसी तरह से वेवलेंथ हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो होगा, कम होने से क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो होगा। और अगर हमारा वेवलेंथ हमारा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाए तो फिर नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है भाई। और ये इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई। जितना एनर्जी फोटोन लेके आया, कुछ हमने सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं इसलिए तो केमैक्स लिख रहे हैं, इसीलिए तो केमैक्स लिख रहे हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो लिख रहे हैं, ये केमैक्स है। ये इक्वल टू सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए लिख पाएंगे, क्योंकि अंदर वाले के लिए तो हमें पता ही नहीं कि ये सरफेस तक आने में कितना लगा दिया, इसलिए ये इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये सब बात होता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए कोई इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा, हमें नहीं पता कि कितना उसको खर्च होगा निकलने में, तो केमैक्स कितना लेके आएगा। तो केमैक्स का कोई हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते इनर इलेक्ट्रॉन के लिए। सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, वो है h nu माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो गई। अब है कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दैट इज डी ब्रोगली साहब ने बताया भाई कि हमारा दोनों नेचर, जिस तरह से रेडिएशन के लिए है बोथ नेचर, देखो उनका कहना था कि रेडिएशन को अगर हमारा डुअल नेचर है, दैट इज वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है। तो डी ब्रोगली साहब ने बताया कि भाई पूरा यूनिवर्स दो ही चीज़ से तो बना है, मैटर एंड रेडिएशन। तो सिंस रेडिएशन, उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आर्गूमेंट कि अगर रेडिएशन को अगर डुअल नेचर है तो इसका मतलब मैटर को भी डुअल नेचर होना चाहिए। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बाद में ये कन्फर्म्ड हो गया। तो वेव नेचर जिस तरह से रेडिएशन का, पार्टिकल नेचर जिस तरह से रेडिएशन का हुआ, दैट इज फोटोन्स मॉडल, जो हम लोग पार्टिकल नेचर, यही तो हमारा फोटोन मॉडल है। इट मीन्स रेडिएशन हमारा पार्टिकल भी है और वेव भी है। उसी तरह से उन्होंने बताया डी ब्रोगली साहब ने कि मैटर भी, इसको भी वेव नेचर भी होना चाहिए और पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, तो इसका मतलब पार्टिकल नेचर तो है ही, खैर उसका तो दिखता ही है, लेकिन वेव नेचर भी होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेव होगा, जिसका वेवलेंथ हम लोग h/p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फोटोन मॉडल में हम लोगों ने लाए थे भाई कि मोमेंटम होता है h/वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ होता है h/p। ये रिलेशन हम लोगों ने फोटोन मॉडल में अभी थोड़ी देर पहले ऑब्टेन किया था। आप चाहें तो बैक करके हाफ एन आवर पहले वाला देख सकते हैं वीडियो। तो वैसे ही सेम फार्मूला इन्होंने यहाँ के लिए भी अप्लाई किया और बोला कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि मटेरियल पार्टिकल जब मूव करेंगे, कुछ मोमेंटम रखेंगे, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेव होगा। इस वेव का नाम उन्होंने बोला मैटर वेव, और ये हमारा EM वेव से अलग है, मैटर वेव। मैटर वेव हम लोग कोई भी मूविंग पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एसोसिएट करते हैं कि ये मैटर वेव, इसका क्रिकेट बॉल अगर मूव कर रहा है तो साथ में मैटर वेव एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही वो नोटिसेबल हो या ना हो। बट डी ब्रोगली साहब का कहना था कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव करे, प्रोटॉन मूव करे या क्रिकेट बॉल मूव करे, कुछ भी मूव करे, उसका कुछ तो मोमेंटम होगा, MVH। मोमेंटम अगर लिखना चाहें या वेवलेंथ लिखना चाहें तो h/mv मोमेंटम, h/p लिखते हो भाई तो h/mv लिखोगे इस तरह से, और h/mv हमारा मोमेंटम है वो रखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², यानी कि m²v² डिवाइडेड बाई 2m भी बोल सकते हैं। m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो इट मीन्स p²/2m। ये तो सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी होता है भाई p²/2, मोमेंटम (2m), और इसलिए मोमेंटम होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी √। इसलिए यहाँ पे हम लोग कई बार फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए हम लोग 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, मोमेंटम को 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं। साथ में कभी कोई चार्ज को एक्सेलरेट कराओगे भाई
मान लो V या डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इससे हमें काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा वो ये मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ये मिलेगा। वेन एवर चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तो ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ये है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए Q इंटू V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू एक्सेलरेट करा है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बदले में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आएगा Q इंटू V है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख दिया Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर कोई हमारा थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं या थर्मल कोई भी एनर्जी जो होता है हमारा, तो थर्मल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जो दिखा जाता है वो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T लिखा जाता है टेम्परेचर के टर्म में। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो ऐसे भी लिखा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। गैसियस मॉलिक्यूल्स की तरह इधर उधर भाग रहे हों, वैसे ही कोई न्यूट्रॉन्स है, थर्मल न्यूट्रॉन्स है, वो इधर उधर कर रहे हों, तो उनका काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा जाता है। तो K के बदले में 3/2 kT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ये हो गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3/2 kT। 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा H अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो 3m kT और ये हो गया अंडर रूट। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो देखो भाई, तुम्हारे न्यूमेरिकल में स्पीड दिया हो ये फॉर्मूला यूज होगा, मोमेंटम दिया हो ये फॉर्मूला, स्पीड दे दिया हो अगर तो ये यूज होगा, मोमेंटम दिया हो तो ये वाला वेवलेंथ के लिए यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो ये वाला यूज होगा। अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दे दे, कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भाई, तो ये वाला यूज हो जाएगा। कोई बोलेगा कि भैया हमने इतने टेम्परेचर पे रखा है और ये मूव करता हुआ, रैंडम मूव करता हुआ है, थर्मल न्यूट्रॉन हो चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए ये वाला, कब, जब हमारा टेम्परेचर दिया हो तब ये। इट मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये मैटर वेव जो डी ब्रॉगली साहब ने प्रपोज किया, इस वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो डिपेंड करता है भाई कि हमें क्वेश्चन में कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है। दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट दैट इफ रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर, एंड फॉर्मूला फॉर द वेव that is matter wave corresponding to moving particle will remain same। और इसको मैटर वेव बोला उन्होंने, इस वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला उन्होंने। और बाद में ये डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ कि जो डी ब्रॉगली साहब ने सोचा था, जो थ्योरेटिकली बताया था उन्होंने, वो बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में आए। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग हटाएं और पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये सारे आप फॉर्मूला समझ गए। अब देखो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, व्हेन वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके वेव थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, वो एक्सप्लेन करता था वेव थ्योरी। ऑन द अदर हैंड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सपोर्टेड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था, हेंस वी अस्यूम्ड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हम लोगों ने अस्यूम किया और ये बाद में हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई ड्यूअल नेचर होता है। तो सिमिलरली फोटोन के बारे में भी हम लोगों ने, फोटोन क्या है, तो फोटोन पिक्चर है, मैटर ड्यूअल नेचर रख रहा है, रेडिएशन भी ड्यूअल नेचर रख रहा है। रेडिएशन का ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर, रेडिएशन के ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर इज सपोर्टेड बाय फोटोन मॉडल। तो फोटोन ये क्या है भाई, तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पार्टिकल्स है विच आर इमिटेड बाय सोर्स ऑफ द रेडिएशन। और फोटोन इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स ट्रेवल थ्रू स्पीड ऑफ लाइट रहता है भाई, सेम स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ये रहता है भाई। और फोटोन के बारे में, यानी फोटोन मॉडल जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी के कुछ और पॉइंट्स हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ, ये सब हम लोग जानते हैं भाई। मोमेंटम ऑफ, तो मोमेंटम भी बताया था, एनर्जी अपॉन सी या hν/c बोलेंगे। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो है भाई, चार्ज भी जीरो होता है। द मूविंग मास जो होता है, मूविंग रेडिएशन मोड में जो मास होता है वो एनर्जी अपॉन c², ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, hν/c²। एंड ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी। भैया जब फ्रीक्वेंसी सेम ही है, वेवलेंथ सेम ही है, तो एनर्जी भी सेम रहेगा, सेम मोमेंटम रहेगा। बिल्कुल, मोमेंटम तो होता है एनर्जी अपॉन सी या फिर h अपॉन वेवलेंथ। जब वेवलेंथ ही सेम है तो हमारा मोमेंटम भी सेम होगा। फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कोई फोटोन में कितना एनर्जी है वो इंटेंसिटी से मतलब नहीं रखता, वो किससे मतलब रखता है, फ्रीक्वेंसी से मतलब रखता है। और हम लोग इसके आगे देखें भाई,
और कोई पॉइंट अगर छूटा हो तो आ जाएगा अपने आप। फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। तो फोटोन में जब चार्ज और है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या चेंज कर सकता है, कोई फोर्स नहीं लगा सकता। मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर नहीं लगेगा भाई, क्योंकि फोटोन्स में चार्ज ही नहीं है, फोटोन्स का चार्ज ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब भी फोटोन एक पार्टिकल से कोलाइड करेगा एनर्जी तुरंत हैंड ओवर। तो इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। वो तो भैया उसको हैंड ओवर करेगा, खुद डिसअपियर हो जाता है, फोटोन्स खुद डिसअपियर हो जाता है, और जिस पार्टिकल से स्ट्राइक करता है उसको सारा एनर्जी और सारा मोमेंटम दे देता है। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड of the frequency nu from a lamp power is this। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इस तरह से लिख सकते हैं। ये करने आपको फॉर्मूला मिल गया, मीन्स इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी। देखो भाई इसको दिखा देता हूँ। अगर किसी लैंप का पावर P है तो पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड। पावर है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है, तो अगर n फोटोन निकल रहा हो, मान लो अगर n फोटोन पर सेकेंड निकल रहा हो, यहाँ पे स्मॉल n क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। तो अगर हमारा n टोटल नंबर ऑफ फोटोन मान लो मिल रहा है, डेल्टा टी टाइम में निकल रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी लेके कितना आया भाई, तो एनर्जी लेकर के इतना आया। अगर n फोटोन निकल रहा है तो कितना एनर्जी लेके निकल रहा है, एक फोटोन h न्यू एनर्जी लेके निकलेगा। जब n फोटोन निकला तो n इंटू h न्यू इतना एनर्जी लेके निकला डेल्टा टी टाइम में। तो n अपॉन डेल्टा टी और इंटू h न्यू ऐसा लिख सकते हैं भाई। और n अपॉन डेल्टा टी इज नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, क्योंकि n फोटोन निकल रहे थे डेल्टा टी टाइम में। number of photons emitted from light source in delta t time। इसलिए ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई h न्यू। या फिर बोले नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड और एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो एच सी बाई लैम्डा भी होता है भाई, तो एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएगा भाई, ये तो पावर निकला, तो पावर निकला, पावर इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। पावर जो आया वो क्या आया, स्मॉल n इंटू एच न्यू। इसलिए स्मॉल n क्या लिखेंगे भाई, तो पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू, ऐसा लिखेंगे, पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू। तो ये लिख दिया भाई, पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू लिखें। और न्यू को तो हम लोग भाई c बाई लैम्डा लिख ही सकते हैं, तो p डिवाइडेड बाई h और न्यू को h अपॉन लैम्डा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये लैम्डा। न्यू का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे c बाई लैम्डा लिखेंगे। न्यू का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो c बाई लैम्डा, इसलिए c बाई लैम्डा लिखेंगे। तो यहाँ पे c डिवाइडेड बाई लैम्डा लिखेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें p लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी। तो p लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स करना क्या है, करना ये है भाई सिंपली कि हमारा पावर का जो फॉर्मूला होता है भाई, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी डेल्टा टी टाइम में कितना रेडिएट किया भाई, n फोटोन निकाला है डेल्टा टी टाइम में, तो n इंटू एच न्यू इतना एनर्जी निकाला डेल्टा टी टाइम में, इसलिए ये बना पावर। अब n अपॉन डेल्टा टी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। ये है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। अगर हमारा n है तो n हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू, क्योंकि पावर होता है कितना एनर्जी निकला। तो भाई n फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं और एक फोटोन में h न्यू एनर्जी था, एक फोटोन में h न्यू एनर्जी था, इसका मतलब इतना हो रहा है, पावर ये हो गया। पावर होता है नंबर ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड। तो भैया पर सेकेंड अगर 10 फोटोन निकल रहे हैं तो 10 एच न्यू, इतना ही तो पावर हुआ। पर सेकेंड अगर 2 ही फोटोन निकल रहे हैं तो एक फोटोन का एच न्यू, तो 2 एच न्यू हो गया, 2 एच न्यू करेंगे तो वो हो गया। पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे, तो बात तो वही आएगा, बात वही आने है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी हम लोग समझ गए फोटोन के बारे में, ये सब पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं।
और डी ब्रोगली साहब ने जो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उनका कहना क्या था भाई कि डी ब्रोगली साहब ने जो मैटर वेव का दिया, रेडिएशन हैज़ ड्यूअल नेचर, wave and particle nature. The nature was experimentally determines whether a wave or particle description is best situated for understanding the experimental. कोई भी experimental अगर हम लोग देखें तो चाहे वेव नेचर डोमिनेंट हुआ होता है उस फिनोमेना में, चाहे तो पार्टिकल नेचर, और जिस कैरेक्टर के चलते वो हुआ है उसी से ये एक्सप्लेन भी होता है। तो फाइनली तो ड्यूअल नेचर था ही। रीजनिंग दैट द रेडिएशन एंड मैटर शुड बी सिमेट्रिकल, रीजनिंग यही उन्होंने दिया कि भाई मैटर और रेडिएशन सिमेट्रिकल होना चाहिए इन नेचर। लुइस विक्टर डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली साहब थे, एट्रीब्यूटेड ए वेव लाइक करेक्टर टू मैटर, मटेरियल पार्टिकल में भी एक वेव लाइक करेक्टर उन्होंने एट्रीब्यूट किए या एसोसिएटेड समझा उन्होंने। एंड द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, उसको हम लोग डी ब्रोगली वेव भी बोले, जिसका कि डी ब्रोगली वेवलेंथ उन्होंने बताया h/p वैसे ही जैसे कि फोटॉन्स का था। इसका बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट भी किया था। फॉर इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा भाई, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी मिलेगा E इंटू वी। वी से अगर हम लोगों ने इसको एक्सेलरेट कराए हैं तो ये है उसका काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो होता है p²/2m, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और मोमेंटम क्या लिखेंगे, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी जो कि EV है, ये है। तो डी ब्रोगली साहब ने बताया कि जो वेवलेंथ होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराए हो v से, तो इसका वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के मिलेंगे वो होगा h/ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। h/ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना भाई, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये है √2m इंटू E इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, 2m E इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो ये वाला हमने यूज कर लिया। और वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वो हो गया हमारा ये वैल्यू। तो इनका वैल्यू उन्होंने रख दिया, h का वैल्यू रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखा, इस तरह से सारा कैलकुलेट किया। तो वैल्यू कितना है 12.27 अपॉन √ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इतना एंगस्ट्रम, इतना एंगस्ट्रम का वेवलेंथ corresponding to accelerated electron through potential difference V, इतना मिल गया। तो ये हम लोग रेडीमेड याद भी रखते हैं, ये रेडीमेड याद भी रखते हैं हम लोग। वेवलेंथ जो है हमारा 12.27 डिवाइडेड बाई √ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अगर 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया हो इलेक्ट्रॉन को तो 50 वोल्ट रख दो, √50 हो जाएगा। अगर 2 वोल्ट से कराया तो √2 हो जाएगा। इस तरह से जितना वोल्टेज से एक्सेलरेट कराओगे वो मिल जाएगा तुम्हें, और वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस तरह से मैटर वेव इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने कैलकुलेट करके रख दिया, और दूसरे मटेरियल पार्टिकल के लिए भी कैलकुलेट करने हैं अगर मैटर वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो h/ उसका मोमेंटम रखने पड़ेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि भैया मोमेंटम रखने के बहुत सारे तरीके हैं। न्यूमेरिकल में जो दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया भाई, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी मूविंग पार्टिकल रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम, मोमेंटम से रिलेटेड है ये, एज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा h/p है, h/mv है, वेयर m मास है और v स्पीड है इसका। ठीक है भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। अब चार्ज है क्या है, मैटर, उसमें इससे मतलब नहीं है, चार्ज और नेचर से मतलब नहीं है, सिर्फ मास से मतलब है और स्पीड यानी मोमेंटम से मतलब है। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बोलें तो h/ मोमेंटम, मोमेंटम 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों ने लिखा ही था अभी थोड़ी देर पहले। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ऐसे, अगर पार्टिकल चार्ज q एक्सेलरेट कराए हैं v पोटेंशियल डिफरेंस से, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ h/2m, काइनेटिक एनर्जी को q इंटू v लिख सकते हैं। और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आया था, यही 12.27 डिवाइडेड बाई √v। देखो भाई, √150 का √ है, अगर 144 होता तो 12 होता, 150 है तो ये 12.27 है, तो यही है तुम्हारा 12.27 डिवाइडेड बाई √v।
ये है de Broglie wavelength corresponding to moving electron. And for gas molecule of m mass, इस तरह से थर्मल एनर्जी मिल रहे हैं एट टेम्परेचर T केल्विन, द de Broglie wavelength इज गिवन बाई ये, तो ये भी मैंने बताया था भाई अभी थोड़ी देर पहले, भैया वेवलेंथ होता है h/p और मोमेंटम होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है भाई, तो √2m काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऐसे लिख सकते हैं। और अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखना चाहें 2m और काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो 3/2 kT होता है भाई। इस तरह के लिए गैसियस मॉलिक्यूल 3/2 kT होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए इसको kb लिख देता हूँ, kb इंटू टी। तो यहाँ 2 कैंसिल होता है और h/ क्या आता था भाई, तो √3m kb इंटू टी। kb मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो k लिखा हुआ है ये मत समझ लेना कि ये काइनेटिक एनर्जी, ये है kb, k = kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा ही है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो इनमें से जो भी आपको यूज़ करना है, k दिया है तो k यूज करो, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है तो ये यूज़ करो, टेम्परेचर दिया है तो ये यूज़ करो, काम हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और कोई पॉइंट बचा नहीं ड्यूअल नेचर में, तो इस तरह से ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ड्यूअल नेचर से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। इन पॉइंट्स के साथ अब आप चाहें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करें, बोर्ड के करें या जेई के करें, नेट के करें, और आप ज़रूर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, जहाँ से मिलता है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो।